Good evening, everybody. A very good evening to all of you, बच्चों. We are back with the लक्ष्य बैच फॉर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल नंबर 2 और आ गए हैं बेटा चौथे सेशन में सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर के। तो सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में आप काफी सारी चीजें देख चुके हो। आप आर लोड देख चुके हो, आप आर एल लोड देख चुके हो, आप आर ई लोड देख चुके हो, एल लोड देख चुके हो और आर एल ई का भी कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन देख चुके हो। तो आज बच्चों मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, आरएलई लोड का डिसकंटीन्यूअस कंडक्शन और फिर हम चलेंगे सेमी कन्वर्टर की तरफ या ये कह दो हाफ कंट्रोल्ड कन्वर्टर की तरफ। तो आज बहुत कुछ मजा आने वाला है, बहुत एंजॉय होने वाला है यार। जल्दी से सभी लोग आ जाओ और सब लोग लाइक कर दो। सबसे पहले तो यार अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो और सभी बच्चों को बता दो कि अंकित सर लाइव आ चुके हैं ताकि हर कोई हमारे इस सेशन का हिस्सा बन सके। Let me start by introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got AIR1 twice in GATE. In 2014 and 2018, I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes and I am currently working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा बच्चों, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि मैंने क्या अचीव किया, इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस चैनल के सभी टीचर्स के साथ जुड़ के क्या अचीव कर सकते हो। ये सभी क्रेडेंशियल आपके हो सकते हैं अगर आप रिलीजियसली इस चैनल को फॉलो करें, इस कम्युनिटी को ग्रो करवाएं और दिन रात एक साथ हमारे साथ मेहनत कीजिए और फिर देखो बेटा आपकी मेहनत कैसे वो सिर्फ यूट्यूब पे नहीं लाते, दे आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन दी अनअकैडमी ऐप। तो आपको अनअकैडमी ऐप भी इंस्टॉल करना चाहिए जिसके बाद आप हमारे सभी फ्री इनिशिएटिव्स अटेंड कर सकते हो सिंपली बाय अनलॉकिंग देम यूजिंग द कोड अंकित ESE। इसके अलावा मेरे बच्चों ये देखो, ये मेरी सारी स्पेशल क्लासेस का लिंक है। अभी मैं मशीन से पहले नेटवर्क के कुछ बेसिक्स कवर कर रहा हूं, तो आपको सारे लिंक मिल जाएंगे अपकमिंग क्लासेस के अंदर और आप अटेंड कर सकते हो मेरी स्पेशल क्लासेस। इसके अलावा आप चाहो तो आ सकते हो प्लस पे, जहां मिलेंगे लाइव क्लासेस बाय द टॉप एजुकेटर कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स। ना सिर्फ इतना, आपको मिलता है डेली असाइनमेंट, वीकली टेस्ट, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक और सबसे बड़ी बात डाउट सारे सॉल्व किए जाते हैं। मैं डेली शाम 5 बजे बेटा लाइव आके बच्चों के सभी डाउट लेता हूं प्लस यूजर्स के। दैट इज द बिगेस्ट बेनिफिट। और इससे भी अगर आगे जाना है तो आइकॉनिक पे जाओ बेटा, यहां पे आपको प्लस के बेनिफिट्स के साथ एक पर्सनल कोच मिलेगा जो खुद गेट एंड ESE टॉपर होगा। ये पूरा स्टडी प्लानर बनवाएगा आपका। टीचर्स आपके साथ स्टडी बूस्टर सेशन करेंगे, आपको गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे। अदर देन दैट आपको टेस्ट का सेपरेट एनालिसिस मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा और एक डेडिकेटेड टीम बच्चों आपको मिल जाएगी जो आपकी सारी क्वेरीज आंसर करती है। तो यहां पे अगर आप कोड लगाते हो ना अंकित ESE, तो ना सिर्फ आपको ये सब्सक्रिप्शन मिलता है पेमेंट के टाइम पे, इस पे डिस्काउंट भी मिलता है और साथ साथ डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो जाते हो ताकि आपको मैं मदद करूं एक बेहतरीन रैंक लाने में। ठीक है, और बेटा ये ध्यान रखें सिग्नल एंड सिस्टम स्टार्ट हो रहा है परसों से विष्णु सर का प्लस पे और मेरा मशीन स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे मेरे साथ मशीन कर सकते हैं। यहां पे मेरा टारगेट है 1000 से ज्यादा क्वेश्चन कराना, हर संडे आप लोगों का टेस्ट लेना और आपके सारे डाउट्स को भी क्लियर करना। अदर देन दैट बेटा ये ध्यान रखेंगे इस संडे यानी 18 तारीख को होने वाला है कॉम्बैट। तो कॉम्बैट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग सभी लोग एनरोल कर लेंगे यूजिंग द कोड अंकित ESE। इससे आप कॉम्बैट दे पाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है, अच्छा करोगे तो यू कैन इवन विन 100% स्कॉलरशिप। और आपके कहने से बेटा फीस हाइक को रोक दिया गया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। 1 ईयर फीस अभी है 27,225, 18 मंथ 34,650, 2 ईयर 39,600। तो 2 ईयर्स के लिए जाना। आइकॉनिक फॉर 1 ईयर 45,225, 2 ईयर 66,600। ठीक है, तो ये 2 ईयर वाला प्लान लो। इसको चाहे तो इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो, चाहे तो आप कर सकते हो अनअकैडमी से एजुकेशन लोन पे भी पे। चलो सना, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका नाम है अंकित गेट बेटा। चलो आ जाओ भाई, सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर। अब यार आरएलई लोड में मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन पढ़ा दिया था
लास्ट लेक्चर में मैंने ये बता दिया था कि फॉर कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन waveform of V naught is same as that of a highly inductive load, is same as that of a highly inductive load। ठीक बात है। ये आपने देख लिया था ना बेटा, अल्फा से पाई प्लस अल्फा तक आपके T1 T2 चल रहे थे, क्योंकि हाईली इंडक्टिव लोड था, कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन हो गया था, और पाई प्लस अल्फा से 2 पाई प्लस अल्फा तक T3 T4 चल रहे थे। ठीक है, अब यहां पे हमारा V नॉट एवरेज भी आ गया था, ये आ गया था 2Vm बाय पाई कॉस ऑफ अल्फा। तो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था बेटा, मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था डिसकंटीन्यूअस कंडक्शन। तो आप मुझे ये बताइए बच्चों कि डिसकंटीन्यूअस कंडक्शन आपने किया या नहीं किया, जल्दी से बताओ। डिसकंटीन्यूअस कंडक्शन आपने सॉल्व किया या नहीं किया? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, जेई वाले बच्चे भी क्लास अटेंड, जल्दी से बोलो। डिसकंटीन्यूअस कंडक्शन आप लोगों ने किया? तो मैंने डिसकंटीन्यूअस कंडक्शन में क्या बताया आपको, देखो मैंने ये बोला करंट बिकम्स जीरो एट ओमेगा टी इक्वल टू बीटा लेस देन पाई प्लस अल्फा। ठीक है, ओमेगा टी इक्वल टू बीटा लेस देन पाई प्लस अल्फा। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब करंट जीरो हो जाएगा बेटा, मैंने बोला था जब करंट जीरो हो जाएगा तो आई आर भी जीरो रहेगा, एल डी आई बाई डी टी भी जीरो रहेगा। इस कारण से वी नॉट आएगा ई, वी नॉट आएगा ई। तो आपको याद हो, अगर कंटिन्यूअस कंडक्शन में वी नॉट के ग्राफ में हमें कहीं भी ई नहीं दिखा, क्योंकि करंट कभी जीरो हुआ ही नहीं। लेकिन जब करंट जीरो हो जाता है तब हमें दिखता है वी नॉट इक्वल टू ई। तो यहां पे फंडा क्या होने वाला है बेटा, अल्फा से बीटा तक आपके T1 T2 ऑन रहने वाले हैं। तो यहां पे वी नॉट होने वाला है Vs। फिर बच्चों बीटा से लेके पाई प्लस अल्फा तक आपका नन ऑफ द डिवाइसेस विल कंडक्ट, तो वी नॉट विल बी ई। फिर पाई प्लस अल्फा से पाई प्लस बीटा तक T3 T4 आर गोइंग टू कंडक्ट, तो वी नॉट विल बी माइनस Vs। और पाई प्लस बीटा से 2 पाई प्लस अल्फा तक अगेन कोई डिवाइस कंडक्ट नहीं करेगी, क्योंकि अगली डिवाइस आएगी 2 पाई प्लस अल्फा पे। तो वी नॉट विल बी इक्वल टू ई। बेटा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कोर्स क्रिएट्रिक्स चैनल पे, दैट इज मोर रेलिवेंट टू इलेक्ट्रिकल ईसी एज कंपेयर टू द सीएस कोर्स। उसको क्यों देखना चाह रहे हो सीएस वाले कोर्स को, जबकि वो सीएस के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है। ठीक है भाई, यहां तक हमको सर बात क्लियर हो जाती है कि किस टाइप से आउटपुट आने वाला है। अब मैं यहां पे क्या कहता हूं कि अगर मैं बात करूं करंट की, तो आई नॉट इज वी नॉट माइनस, या फिर अभी इसको ऐसे ना लिखो, चलो तो पहले वेव फॉर्म की बात कर लेते हैं, फिर वापस आएंगे इस पे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं वेव फॉर्म बनाने वाला हूं बच्चों Vs की। ठीक है, Vs, फिर अपन बनाएंगे V नॉट। ठीक है,
वी नॉट के बाद हम लोग बनाएंगे आज आई नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोग ना सबसे पहले सर मार्किंग्स कर लेते हैं पाई, 2 पाई, 3 पाई की। ये बेटा मैंने मैक्सिमम लिमिट ड्रॉ कर दी है फॉर वी एस एज वेल एज वी नॉट। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, वी एस ड्रॉ कर लेते हैं भाई। ठीक है, ये हो जाता है वी एस और इधर से आ जाता है अपने पास माइनस वी एस। करेक्ट। अब बेटा आप ये चीज जानते हो यहां पे कि यहां पे एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं ई के लिए भी। करेक्ट, ई के लिए भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि अगर बच्चों आपको याद हो तो ये जो ई वाली लाइन इंटरसेक्ट करती है वो करती है थीटा और पाई माइनस थीटा पे। ठीक है, थीटा और पाई माइनस थीटा पे इंटरसेक्ट करती है और अल्फा की वैल्यू थीटा से, ठीक है, अल्फा की वैल्यू थीटा पे क्या करेगी, अल्फा की वैल्यू थीटा से ज्यादा होगी। अब यहां पे देखें, ठीक है, अब यहां पे हम अल्फा लेंगे, अल्फा की वैल्यू मैं थोड़ी सी आगे लूंगा। ठीक है, ठीक है, ये मैंने अल्फा ले लिया बच्चों। दिस वन इज योर अल्फा। 2 पाई प्लस अल्फा। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, पहले ना मैं यहां पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं ई के लिए। ये है मेरा ई, एक्चुअली दिस इज ई। ठीक है, अब यहां पे पहले मैं साइन का ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं ट्रेस करने के लिए। बट अभी ये देखो, ये मैंने थीटा वाली लाइंस भी ले ली है नीचे। ठीक है, ओके जी। अब बच्चों क्या करते हैं, अब यहां से ना मैं एक बार साइन का ग्राफ बना देता हूं। ये बन गया, और ऐसे ही माइनस साइन का बना देंगे।
ये बन गया। अब मेरे बच्चों यहां पे होने क्या वाला है, यहां पे आ जाओ कि अब एक्चुअली होगा क्या। यहां पे हमें ये पता है कि अल्फा से लेके बीटा तक T1 T2 कंडक्ट करेंगे और आपको मिलेगा V नॉट इक्वल टू VS। ठीक है, V नॉट इक्वल टू VS। सना ये एक एजम्पशन होता है बेटा कि बैटरी जो है आपकी कांस्टेंट वोल्टेज पे रहती है, जबकि बैटरी चार्जिंग डिस्चार्जिंग में वोल्टेज वेरी करती है। तो देखो मैंने ले लिया, मैंने ना बीटा पाई से बड़ा ले लिया, चलो मैंने यहां ले लिया। ठीक, अब जैसे ही मैंने यहां पे बोला कि बीटा आ गया, तुरंत आपका आउटपुट ई आ जाएगा। ठीक है, तुरंत आपका आउटपुट ई आ जाएगा। अब यहां से जब ई आ गया फिर T3 T4 आए तो माइनस VS वाला ग्राफ आ जाएगा। अब फिर बीटा पे पहुंच गए, एक्सटिंक्शन आया, फिर से ई आ गया, फिर से T1 T2 ऑन हो गए। ठीक है, कुछ इस टाइप का ग्राफ आपका बनने वाला है, राइट। तो यहां पे ना ये ऐसे होगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से। चल ये क्लियर हुआ कैसे ग्राफ बन रहा है हमारा। यहां पे बेटा ग्राफ के अंदर अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाला एंगल आपका अल्फा है, ये वाला एंगल आपका अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है, ये पाई प्लस अल्फा है, एंड दिस वन इज पाई प्लस बीटा। तो यहां पे T1 T2 ने कंडक्ट किया, फिर T3 T4 ने कंडक्ट किया, फिर वापस से T1 T2 आ गए। ठीक है, फिर वापस से आपके T1 T2 आ गए बेटा। तो इस टाइप से आपका कर्व बन रहा है व्हेन वी टॉक अबाउट योर V नॉट। अब सर I नॉट का कैसे बनेगा बेटा। I नॉट के लिए समझिएगा कि इंडक्टर के कारण करंट ग्रेजुअली बढ़ेगा और ग्रेजुअली गिरेगा, ऐसे। ठीक है, इस टाइप से I नॉट का ग्राफ आएगा। तो मुझे बताओ बेटा, जब आप लोगों ने पहले बनाया था खुद से तो यही आया था। आज की बीटा पाई प्लस थीटा से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन पाई प्लस अल्फा से कम होगा, ये गारंटी है। अब कुछ तो बीटा मान के ड्रॉ करोगे ना, यूं तो बीटा पाई से भी छोटा हो सकता था। मैं क्या बोल रहा हूं, बीटा कैन हैव एनी वैल्यू, कहां से कहां तक, पाई माइनस थीटा से ज्यादा होगा और पाई प्लस अल्फा से कम। क्योंकि बीटा जो है ना पाई माइनस थीटा के बराबर आरई लोड में आता है, तो उससे तो बड़ा ही आएगा इंडक्टर लगने से, और बीटा पाई प्लस अल्फा से बड़ा होता है फॉर कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं बीच में लाई करेगा द वैल्यू ऑफ बीटा। तो हमने क्या किया है, हमने एज्यूम किया है, वी हैव एज्यूम्ड बीटा ग्रेटर देन पाई बट लेस देन पाई प्लस अल्फा। ये हमारा बीटा बना है। ठीक है बेटा, वहां पे हाईली इंडक्टिव लोड माना आशुतोष, यहां बैटरी की वजह से इंडक्टर ज्यादा तेज डिस्चार्ज होता है, तो डिसकॉन्टिन्यूअस बनने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। अल्फा बेटा मैंने डिराइव कराया था, अगर आपको याद हो, पाई बाय 2 प्लस थीटा RL लोड के लिए,
लेकिन अगर आर एल ई है तो आपको पूरा वैसे ही एसी ट्रांजिएंट दोबारा डिराइव करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक्स बेटा पाई से नहीं रिड्यूस होता करंट, पाई के पहले से रिड्यूस होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इक्वेशन तो चलो नहीं लिखा, बट ये ग्राफ आ गया था ना सब लोगों का, तो ये देख लेना एक बार बेटा। हाफ वेव रेक्टिफायर में मैंने डिराइव कराया था कि आरएल लोड के लिए करंट रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है π/2 प्लस थीटा से। आरएलई के लिए और पहले से रिडक्शन आएगा, लेकिन पूरा एसी ट्रांजिएंट लिख के डिराइव किया जाएगा। नहीं बेटा, ये पाई प्लस बीटा होगा। ये बीटा है, बीटा मान लो खुद ही है 200 डिग्री, तो ये 180 प्लस बीटा है। प्लीज एक्सप्लेन आई नॉट। हाँ बेटा, मैंने पाई प्लस थीटा से कम लिया है, वो मेरा एजम्पशन है। आई नॉट का ग्राफ बेटा यहां से अल्फा से बढ़ा और घटते घटते बीटा पे आके 0 हो गया, फिर पाई प्लस अल्फा से फिर बढ़ा और पाई प्लस बीटा पे फिर 0 हो गया। इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल हो सकता है बीटा पाई माइनस थीटा से पाई के बीच भी हो सकता है। हाँ बेटा, डिसकंटीन्यूअस कंडक्शन माने हाई इंडक्टेंस नहीं होगा। अब चलें आगे। हाँ, अब देखो यहां पे अगर आप सर्किट टर्न ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो मैं कहता हूं फॉरवर्ड बायसिंग आएगी 2π प्लस थीटा पे, कंडक्शन रुका है बीटा पे बाय ओमेगा। मैंने यही जुगाड़ बताया था ना, नेक्स्ट फॉरवर्ड बायसिंग माइनस कंडक्शन कहां रुका, फॉरवर्ड बायसिंग थीटा पे आती है तो अगली आएगी 2π प्लस थीटा पे, और कंडक्शन रुका बीटा पे तो 2π प्लस थीटा माइनस बीटा बाय ओमेगा। अब मैं कहता हूं आई नॉट एवरेज, तो यहां पे पाई का पीरियड होगा भाई, और करंट का कंडक्शन अल्फा से बीटा तक चला। और आप जानते हो बेटा, जब आप एवरेज करंट की बात करते हैं देन देयर इज नो रोल ऑफ इंडक्टेंस। ठीक है, ये हो गया आपका आई नॉट एवरेज। बेटा विनय, मैं मल्टीपल टाइम सर्किट टर्न ऑफ टाइम समझा चुका हूं बेटा कि पहली फॉरवर्ड बायसिंग थीटा पे आती है, तो नेक्स्ट कब आएगी T1 T2 की, 2π प्लस थीटा। T1 T2 का कंडक्शन कहां रुका, बीटा, तो इन दोनों का डिफरेंस ही होगा सर्किट टर्न ऑफ टाइम। हाँ सॉरी, बीटा नहीं आर। थैंक यू बेटा। अगर आपको V नॉट एवरेज चाहिए, मैंने बताया था एवरेज में इंडक्टर का कोई रोल नहीं है, I नॉट एवरेज इंटू आर प्लस ई, I नॉट एवरेज इंटू आर प्लस ई। ठीक है, ये हो गया V नॉट एवरेज। अगर बच्चों आपको V नॉट RMS चाहिए तो यहां थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे सर? देखो, पहले ना पाई का इंटरवल है आपका, आप अल्फा से बीटा तक तो साइन के ग्राफ पे हो, तो Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। बीटा से पाई प्लस अल्फा तक E है आपके पास, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास इस टाइप से आएगा। कोई बात नहीं आशुतोष, एक बार लेक्चर रिवाइंड करके देख लेना बेटा, समझ आ जाएगा। बार बार तो एक ही चीज मेरे लिए दोहराना पॉसिबल नहीं है। हाँ अर्नब, बिल्कुल होगा बेटा, क्लास बिल्कुल आएगा, लर्न इंजीनियरिंग का आज वीडियो। ठीक है, चल आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला बेटा क्लियर हो गया ना, आरएलई लोड। तो मैं आरएलई लोड के अंदर अगर आपको बताऊं
क्या क्या पॉइंट याद रखने वाले हैं? कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन ऐसा कब होता है? व्हेन इंडक्टेंस इज हाई, व्हेन इंडक्टेंस इज हाई। यहां पे वी नॉट एवरेज आ जाता है भाई, सिंपल हाईली इंडक्टिव लोड वाला ही 2Vm/π cos अल्फा। अब डिसकॉन्टिन्यूअस कंडक्शन में क्या होता है? डिसकॉन्टिन्यूअस कंडक्शन में बीटा इज लेस देन पाई प्लस अल्फा। तो यहां पे हम क्या कर लेते हैं, आई नॉट एवरेज के थ्रू अप्रोच करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक ही इंटीग्रेशन लगता है 1/π अल्फा से बीटा। याद कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें, अगर बीटा दे दिया तब तो डिसकॉन्टिन्यूअस का केस बन सकता है, वरना हाईली इंडक्टिव मानना और क्या। वी नॉट एवरेज इज आई नॉट एवरेज इंटू आर प्लस ई। ठीक है। और देखो सर्किट टर्न ऑफ टाइम की अगर बात करें, मैंने बता क्या रखा है भाई, नेक्स्ट फॉरवर्ड बायसिंग माइनस कंडक्शन बंद कहां पे हुआ, कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन में T1 T2 बंद हुए अल्फा पे, ये कॉन्टिन्यूअस के लिए मैं बात कर रहा हूं। डिसकॉन्टिन्यूअस में फॉरवर्ड बायसिंग तो 2π प्लस थीटा पे ही आई, बंद हुआ बीटा पे। तो ये मैंने आपको समझा दिया डिसकॉन्टिन्यूअस के लिए, डिसकॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, ये क्लियर हो गया भाई? ये क्लियर हो गया ना सबको? जल्दी से बताओ, कम ऑन एवरीबॉडी, फटाफट बताओ। वी और आई किसका एवरेज बेटा? ये तो क्वेश्चन में बोल रखा होगा ना, वी एवरेज निकालने के लिए या आई एवरेज। अब वोल्ट में अगर यूनिट दी है तो करंट तो नहीं पूछ रहा होगा वोल्ट्स में कि बताओ कितना एवरेज करंट, और वोल्ट्स में बताना, या ऐसा तो नहीं बोलेगा कितना एवरेज वोल्टेज है एम्पियर में बताओ। मैंने तुम्हें क्या एक अप्रोच बताई है, जहां कहीं लोड के अंदर ई होता है वहां करंट से अप्रोच इजी पड़ती है, क्योंकि करंट पूरे टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, करंट आपका कुछ ही देर के लिए फ्लो होता है, तो उसमें एक इंटीग्रेशन लगता है। वोल्टेज में हमेशा दो इंटीग्रेशन लगेंगे, क्योंकि वोल्टेज जहां पे ई है वहां पे भी आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये तो मैं मतलब तुम लोग पता है आज ऐसा लग रहे हो कि जितना मैंने पीछे का पढ़ाया ना वो सब आप गायब कर चुके हो, वो सब पूरा उड़ चुका है। अब कोई बच्चा पूछ रहा है सर्किट टर्न ऑफ टाइम कैसे आ गया, ये मैं कितनी बार बता चुका, फॉरवर्ड बायसिंग माइनस एक्सटिंक्शन एंगल बाय ओमेगा, ये मैं मल्टीपल टाइम बता चुका ना। पहली फॉरवर्ड बायसिंग जिस एंगल पे आती है उसमें 2π जोड़ दो, पहली बार फॉरवर्ड बायस हुआ थीटा पे तो अगली बार होगा 2π प्लस थीटा पे, माइनस रुका कहां था, पहली बार रुका कहां था, यानी पहली बार रुकने से अगली बार की फॉरवर्ड बायसिंग का डिस्टेंस वही देता है सर्किट टर्न ऑफ टाइम। बट आज वो वाली बात नहीं लग रही यार तुम्हारे रिस्पॉन्स में, जो मैं पिछले हफ्ते पढ़ाया ना और जिस तरह का तुम लोगों का रिस्पॉन्स आया, तैड फैड एकदम बताते थे सारी चीजें, आज गुम गुम लग रहे हो बिल्कुल, ऐसा लग रहा है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब गायब हो गया। चलो ये तो हो गया हमारा। अब आ जाओ बेटा सेमी कन्वर्टर पे। देखो सेमी कन्वर्टर का मतलब क्या होता है, सेमी कंट्रोल्ड, सेमी कन्वर्टर, हाफ कंट्रोल्ड, हाफ कंट्रोल्ड, ठीक है, इसको हाफ कंट्रोल्ड भी बोल सकते हो, इसको सेमी कन्वर्टर भी बोल सकते हो। इसके अंदर क्या होता है बेटा, थायरिस्टर और डायोड दोनों यूज किए जाते हैं। ध्यान से देखो, थायरिस्टर और डायोड ध्यान से देखना, दोनों यूज हो रहे हैं। अब यहां पे क्या है, दो थायरिस्टर हैं और दो ही आपके डायोड हैं। तो सर इसको सिमेट्रिकल क्यों बोला, क्योंकि बेटा हर लेग में, ये जो वर्टिकल वाली ब्रांच होती है इसे लेग कहते हैं, हर लेग में एक थायरिस्टर और एक डायोड रखा गया। जब हर लेग में एक थायरिस्टर और एक डायोड था, इट विल बी कॉल्ड एज अ सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूं,
here we make use of thyristor as well as diodes, ठीक है। in each leg we have one thyristor and one diode, one SCR and one diode, ठीक है। That is why it is called as semi converter. That is why it is called as symmetrical configuration, पहली बात तो, ठीक है। सिमेट्रिकल इसीलिए बोलते हैं, एक और रीजन होता है, अभी आगे समझ आएगा इसको सिमेट्रिकल बोलने का, थोड़ा आगे चलेंगे ना तो समझोगे। अब बेटा देखो एक चीज समझना, बहुत ध्यान से समझना कि ऐसे कन्वर्टर्स जहां पे रैंडमली डायोड और एससीआर लग जाएं उन्हें कैसे डील करते हैं। ध्यान से देखो मेरी बात को, मैं क्या कहता हूं कि भाई T1 D2 फॉरवर्ड बायस होंगे कहां से कहां, पॉजिटिव साइकिल में, करेक्ट है ना। T3 D4, आई मैं कंडक्शन की बात नहीं कर रहा, फॉरवर्ड बायसिंग की बात कर रहा हूं, पाई से 2 पाई में, दैट इज नेगेटिव साइकिल, करेक्ट। अब लेकिन बेटा जो SCR है वो सिर्फ फॉरवर्ड बायस होने से कंडक्ट नहीं करता है। SCR डज नॉट कंडक्ट जस्ट बाय बिकमिंग फॉरवर्ड बायस, उसे और क्या चाहिए, उसे चाहिए साथ में एक गेट पल्स। अगर गेट पल्स नहीं मिलेगी वो कंडक्शन नहीं करने वाला। तो मैं कहता हूं कि T1 starts to conduct at अल्फा, ठीक है, और T3 starts to conduct at पाई प्लस अल्फा, at पाई प्लस अल्फा, ठीक है। अब यहां पे बेटा क्या होता है कि अगर मैं बात करूं लोड की, तो मैं लोड ऐसा लेके चल रहा हूं अभी के लिए जो कि है हाईली इंडक्टिव। तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर कंसीडरिंग हाईली इंडक्टिव लोड। अब बच्चों हाईली इंडक्टिव लोड के बारे में आप क्या जानते हो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, हाईली इंडक्टिव लोड में I naught is constant, correct? I naught is constant, माने one device from upper group, one device from upper group and one from lower group and one from lower group must be conducting all times, at all time। ये मैंने आपको समझाया था ना उस दिन, अगर लोड के अंदर कांस्टेंट करंट भेजना है तो ऊपर से एक डिवाइस और नीचे से एक डिवाइस हर समय पे कंडक्टिंग होना जरूरी है। अब मेरी बात पे गौर करना यार थोड़ा सा कि SCR जो है उसे तो फायरिंग पल्स की जरूरत है, वो तो भैया बिना फायरिंग पल्स के नहीं चलने वाला। लेकिन ये जो डायोड है ना बेचारे, ये फॉरवर्ड बायस होते ही लालच में आ जाते हैं और तुरंत कंडक्ट करने लग जाते हैं। तो यानी डायोड पे आपका जोर नहीं है। D2 तो चलेगा 0 से पाई, D4 चलेगा पाई से 2 पाई। आपका जोर सिर्फ किस पे चलेगा, SCR पे। वो आप डिसाइड करोगे, वो आपकी मर्जी है कब कंडक्ट करेगा। लेकिन डायोड कहेगा भाई तू कौन, मेरी मर्जी से चलूंगा मैं, डायोड नहीं सुनने वाला आपकी।
अब ऐसे समझो कंडक्शन आता कब है और किसका है। अब देखो सबसे पहले बेटा, सबसे पहले मैं अल्फा से शुरू करता हूं, अल्फा से पाई। देखो 0 से पाई में T1 और D2 फॉरवर्ड बायस थे, लेकिन T1 चालू कहां से होगा, जल्दी बोलो, T1 चालू कहां से होगा, अल्फा से होगा सर। और D2 तो चालू हो गया होगा 0 से, सुनो मेरी बात, D2 तो 0 से चालू हो गया, लेकिन T1 चालू हो रहा है अल्फा से। और D2 जो है पाई तक ऑन है, मैं जानता हूं D2 पाई तक ऑन है, तो दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकाला जाए तो अल्फा से पाई तक दोनों ऑन है, अल्फा से पाई तक मेरे भाई दोनों ऑन हैं। कैसे, D2 चालू हो गया 0 से पाई, T1 चालू हुआ अल्फा से, तो अल्फा से पाई के इंटरवल में दोनों ही कंडक्ट करेंगे। तो देखो इसीलिए मैंने अल्फा से पाई लिखा। अब मेरे बच्चों ये रहा Vs आपके लिए, और ये रहा V0, और ये रहा I0। अब बंधु ध्यान से देखना क्या होगा, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। ये Vs की पॉजिटिव पोलैरिटी जाके जुड़ जाती है V0 से, Vs का नेगेटिव टर्मिनल जुड़ जाता है V0 से। तो क्या हुआ भाई, KVL बताइए, KVL बताइए क्या होगा। अरे बाबा V0 इक्वल टू Vs, करेक्ट, करेक्ट है ना, V0 इक्वल टू Vs। और बंधु अगर मैं करंट का फ्लो देखूं, करंट का आवास प्रवास देखें, तो ऐसे ही जाएगा, करेक्ट है। तो Is और I0 बराबर आ जाएंगे, Is और I0 आपके बराबर आ गए, राइट। समझ आया, इतना समझ आया भाई सबको, जल्दी बोलो रे बाबा, Is इक्वल टू I0। अब मेरे भाई T1 तो चालू हो गया था अल्फा से, और T3 कब बोला, T3 बोला पाई प्लस अल्फा। अभी मैंने एक कंडीशन रख दी बेटा, हर समय पे एक डिवाइस ऊपर से कंडक्ट करेगी और एक करेगी नीचे से, एक डिवाइस ऊपर से और एक नीचे से। अब ऊपर में ये जो T3 है ये पाई पे चालू नहीं होता, ये बोलता है मैं आऊंगा पाई प्लस अल्फा पे। अगर ये आएगा पाई प्लस अल्फा पे तो ड्यूटी कौन पूरी करेगा, उसकी जिम्मेदारी तब तक उठाएगा T1। किसी ना किसी को ऑन रहना है, किसी ना किसी को ऑन रहना है। तो जब T3 आएगा पाई प्लस अल्फा पे, तब तक इसका साथ कौन देगा, T1। कौन देगा, T1। लेकिन बेटा पाई के बाद D4 चालू हो गया, पाई के बाद D4 चालू हो गया, तो इस सिचुएशन में पाई से लेके मेरे बच्चे पाई प्लस अल्फा तक, पाई से लेके पाई प्लस अल्फा तक T1 D4 कंडक्ट करेंगे। तो मैं लिख भी दे रहा हूं, इन नेगेटिव हाफ साइकिल D4 ऑटोमेटिकली टर्न्स ऑन। D4 तो डायोड है बेचारा, वो क्या जाने फायरिंग पल्स, तो ये तो ऑन हो जाता है, ठीक है। D4 ऑटोमेटिकली टर्न्स ऑन, बट until T3 turns on, until T3 turns on, T1 supplies load current, T1 supplies I0। समझ में आया, जब तक T3 नहीं आ जाएगा तब तक T1 कंडक्ट करेगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटा ये क्या हो गया, ये हो गया बाबा एक फ्री व्हीलिंग एक्शन, ई हुई गवा एक फ्री व्हीलिंग एक्शन। अब सोर्स तो खुला रह गया ना, तो Is तो हो गया 0, सोर्स तो ओपन सर्किट हो गया ना एक तरफ से, तो करंट तो नहीं जाएगा। तो ये जो I0 है ना, ये ऐसे फ्री व्हीलिंग करेगा, कैसे करेगा, एक लूप के अंदर I0 ऐसे फ्लो करेगा, और इन दोनों के कारण आउटपुट शॉर्ट सर्किट हो गया, तो V0 इज 0, I0 इज 0। बेटा पहली बात तो D3 जैसा कोई डायोड है नहीं, ठीक है, D3 जैसा डायोड कोई है नहीं।
T1 और T3 हैं, D2 और D4 हैं। ठीक है, अब D4 को कोई परहेज नहीं है ऑन होने में, उसे फायरिंग पल्स नहीं चाहिए, तो वो क्यों रुकेगा शुभम? जिसे फायरिंग पल्स चाहिए ही नहीं, वो इंतजार किसका करे? करंट कह रहा है भैया कोई भी रास्ता तो दे दो, मुझे तो रास्ता चाहिए। अब बात यह है T1 ने क्यों दिया, क्योंकि T3 नहीं ऑन हो रहा था, लेकिन D4 तो ऑन हो रहा था ना, तो फिर D2 क्यों कंडक्ट करे? सोच के देखो, D2 तो तब कंडक्ट करता मेरे बच्चे अगर ये D4 ऑन नहीं हो रहा होता। फुल कन्वर्टर में क्या होता था, फुल कन्वर्टर में क्या होता था कि यहां पे T3 और यहां T4 होता था। T4 भी कहता था मैं पाई प्लस अल्फा पे आऊंगा, T4 भी कहता था मैं पाई प्लस अल्फा पे आऊंगा। तो इस चक्कर में T1 और T2 पाई प्लस अल्फा तक चलते जाते थे, लेकिन यहां T3 कह रहा है मैं पाई प्लस अल्फा पे आऊंगा, लेकिन इस डायोड बेचारे के कोई नखरे नहीं है। कहता गरीब आदमी के काहे के नखरे, तो ये तो हो गया ना चालू, ये तो रेडी था पाई पे। जब ये रेडी था तो ये कंडक्ट करेगा। और मेरे छोटे छोटे गधों, जब अभी बोला आई नॉट कांस्टेंट, तुमने आई नॉट जीरो कैसे कर दिया बताओ? तुम्हें ऐसा लगता है क्या कि ये रेजिस्टेंस है? फ्री व्हीलिंग के अंदर तुम्हारे अनुसार हाफ वेव रेक्टिफायर में भी तुम फ्री व्हीलिंग एक्शन पढ़े हो, तुम्हारे हिसाब से आई नॉट जीरो हो जाता है क्या? बताओ, गजब बात कर रहे हैं यार। ये फ्री व्हीलिंग एक्शन है भाई, फ्री व्हीलिंग एक्शन है। बच्चों मैं वैसे ही तुमसे एक चीज डिमांड करता हूं यार, कि मेरी क्लास में पेन कॉपी कुछ भी नहीं चाहिए, एकमात्र चीज चाहिए बुद्धि। अब तुम कहते हो सर वो नहीं लाएंगे, बाकी बताओ क्या क्या चाहिए? वो बड़ा प्रेशियस है, ऐसे थोड़ी ना सर खर्चा करेंगे, ऐसे कैसे बताओ? इतनी महंगी चीज ऐसे ले आते हैं क्या? आ जाओ अब आ जाओ भाई, छोटे बड़े सभी गधे एक साथ। अब पाई प्लस अल्फा पे बेटा T3 हो गया चालू। ठीक है, D4 को जिसका इंतजार था वो आ गया। D4 तो इंतजार कर रहा था बेटा, D4। अच्छा आई नॉट मैंने जीरो लिख दिया है, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी संगत का असर आ रहा है, राइट। यहां पे IS जीरो होगा। चलो आ जाओ। अब देखो, D4 गाना गा रहा है जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। कैसे आ गई? क्योंकि T3 चालू हो गया। क्या हो गया? T3 चालू हो गया। आप पोलैरिटी अगर बदलोगे ना इसकी, VS की, नेगेटिव साइकिल के चक्कर में, तो आपको पता है फिर क्या लिखते हैं? माइनस VS, क्योंकि VS नेगेटिव होता है, क्योंकि VS नेगेटिव होता है। और इधर आ जाता है V0, करेक्ट। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, VS का पॉजिटिव टर्मिनल V0 के पॉजिटिव से जुड़ा और VS का नेगेटिव V0 के नेगेटिव से। देखिए जरा, VS का पॉजिटिव V0 के पॉजिटिव से और VS का नेगेटिव V0 के नेगेटिव से। इस कारण से दोनों बराबर होंगे। V0 इज माइनस VS। अगर मैं IS ऐसे ही मानूं, IS की डायरेक्शन कंसिस्टेंट में रखूं, तो देखना जरा, IS जाएगा ऐसे नीचे, फिर राइट, फिर ऊपर और फिर लेफ्ट, ऐसे जाएगा IS। तो I0 से तो उल्टा हो गया ना, I0 डाउनवर्ड दिखाते हैं, IS आ गया आपका अपवर्ड। I0 तो आप डाउनवर्ड दिखाते हो बेटा, IS आ रहा है अपवर्ड, तो IS इज माइनस I0। ठीक है, समझ में आया? बताओ मुझे, तीसरा केस समझ आया भाई? तीसरा केस समझ आया? जल्दी बोलो, तीसरा केस क्लियर हो गया सबको? अब आते हैं चौथे केस पे। 2 पाई के बाद हमसे बोला D4 की भैया मेरे बस की नहीं है, मैं थक लिया, तो D2 बोला चल भाई कोई बात नहीं, मैं कंडक्ट कर लेता हूं। तो यहां पे D2 गेट्स फॉरवर्ड बायस। अब D2 तो फॉरवर्ड बायस होने का ही इंतजार कर रहा था, वो तो कंडक्ट करेगा, लेकिन T3 कंडक्ट्स। T3 जब तक जिम्मेदारी उठाएगा टिल T1 गेट्स फायरिंग पल्स। भाई T1 ने भी तो उसका साथ दिया ना बुरे समय में, जब उसके पास फायरिंग पल्स नहीं थी, तो T1 ने बोला चल कोई बात नहीं, मैं जिम्मेदारी लूंगा।
अब यही काम T3 को करना चाहिए, उसका फेवर लौटाना चाहिए, तो T3 वही काम करेगा जब तक T1 के पास फायरिंग पल्स नहीं आती, तो ये कंडक्ट करेगा। तो ये I0, ये IS तो क्लियर नजर आ रहा है, ओपन सर्किट के कारण 0। I0 ऐसे फ्री व्हील करेगा, तो यहां पे V0 आएगा 0 और IS भी आएगा 0। समझ गए भाई? जल्दी बताओ, समझ आया सेमी कन्वर्टर का वर्किंग? अब देखो, कभी भी बेटा ये फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर अगर डायोड लग गया तो डायोड को ना तुरंत ऑन कर देना फॉरवर्ड बायस होते ही। डायोड को आप तुरंत ऑन कर देंगे फॉरवर्ड बायस होते ही, सोचना नहीं है, सोचना एकदम नहीं है। बात क्लियर हो गई? चलो अब मैं आपको लिखवा देता हूं हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया। 0 से अल्फा, बेटा 0 से अल्फा का मतलब यही है, 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा, साइकिल 2 पाई की होती है ना, 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा माने 0 से अल्फा। 0 से अल्फा कौन कौन कंडक्ट कर रहा है? T3 D2, ये दोनों कंडक्ट कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में V0 0 है और IS भी 0 है। फिर बेटा अल्फा से पाई, T1 और D2 दोनों कंडक्ट कर रहे हैं, जिस चक्कर में V0 है VS और IS है I0। फिर पाई से पाई प्लस अल्फा, यहां पे T1 और D4 दोनों ऑन हो रहे हैं, तो यहां पे भी V0 है 0 और IS है 0। फिर पाई प्लस अल्फा से 2 पाई, कौन कौन ऑन हुआ? यहां पे ऑन हुआ T3 और D4, तो V0 आ गया माइनस VS, IS माइनस I0। ये आ गई ना पूरी साइकिल, ये आ गई पूरी साइकिल। IS I0 रिवर्स डेयर। बेटा अगर इसका करंट यहां पे दिखाओगे ना विनय, तो ऐसे दिखा देना, लो ऐसे कर लो, ठीक है? तो माइनस IS इक्वल टू I0 हो जाएगा। जैसे माइनस VS लिखा है ना, तो ऐसे ही माइनस IS लिख लो, तो माइनस IS विल बी इक्वल टू I0, ठीक है? बस खत्म कंफ्यूजन। बेटा SCR डायोड की तरह थोड़ी है, SCR को गेट पल्स चाहिए होती है, डायोड को नहीं चाहिए होती, सबसे बड़ा फर्क है। इससे बड़ा फर्क क्या होगा? ठीक है, अब देखो यहां पे T1 का कंडक्शन कहां से कहां तक चला बेटा? अल्फा से पाई प्लस अल्फा। T3 का ठीक है, फिर D2 का, तो इससे क्या हुआ? थायरिस्टर का भी कंडक्शन एंगल पाई और डायोड का भी कंडक्शन एंगल पाई। इस वजह से भी इसे बोला गया सिमेट्रिकल। क्या बोला गया? सिमेट्रिकल। समझ आया? अरे तो पॉजिटिव से ही तो निकल रहा है मेरे बच्चे, ये VS माइनस VS के पॉजिटिव टर्मिनल से ही तो माइनस IS दिखाया है विनय। भाई नेटवर्क में करंट की जो एक रेफरेंस है उसे बार बार चेंज नहीं करेंगे ना। IS यहां पे अपने आप नेगेटिव आ रहा है, यहां पे IS अपने आप आ तो रहा है नेगेटिव, माने IS उल्टा फ्लो कर रहा है। यही तो तुम भी कहना चाह रहे हो। अगर मैं IS को ही रिवर्स कर देता फिर उसे IS नहीं कह सकता ना, फिर उसे माइनस IS कहना पड़ेगा। अगर नेटवर्क में एक करंट I दिखाता हूं ऊपर से नीचे जाते हुए, तो नीचे से ऊपर के करंट को माइनस I लिखना पड़ता है। ये तो बेसिक कन्वेंशन है ना। यहां IS नेगेटिव आ गया, दैट मींस करंट हैज रिवर्स। अगर वोल्टेज के टर्मिनल रिवर्स हुए तो करंट भी रिवर्स हुआ, वो इस इक्वेशन में नजर आ रहा है। ठीक है, चलो ये क्लियर हुआ। अब बेटा आ जाओ एसिमेट्रिकल पे, वेवफॉर्म एक साथ बनाएंगे दोनों की। ठीक,
वेवफॉर्म एक साथ बनाएंगे, दोनों की अलग अलग नहीं बना रहे। तो ज्यादा करना है ना, अगर ज्यादा अच्छे से करना चाहते हो तो एक काम करता हूं मैं यहां पे आप लोगों के लिए थायरिस्टर और डायोड के करंट्स की वेवफॉर्म बनवा देता हूं, क्योंकि ये दोनों में अलग अलग आएंगी, बाकी सारी वेवफॉर्म कॉमन आएंगी। ठीक, ये मैंने बना लिया IT1, IT3, D2 और ID4। ठीक है, देखो देखो यहां पे पहले पाई बनाया, फिर 2 पाई बनाया और फिर 3 पाई बनाया। ठीक है, अब अल्फा बना लो, ये अल्फा बना लिया, पाई प्लस अल्फा, 2 पाई प्लस अल्फा। अब यहां पे बच्चे क्या होगा, यहां पे अल्फा से पाई प्लस अल्फा, ये है आपका IT1। ठीक है, ये है आपका IT1, ये हो गया I0। अब यहां से इसका कॉम्प्लीमेंट्री करंट होगा किसका, T3 का, क्योंकि दोनों में से एक को सप्लाई करना है ना, ताकि कांस्टेंट करंट जाता रहे। T1 करेगा तो T1 कर दे, नहीं तो T3 करेगा। अब D2 ऑन था आपका बेटा 0 से पाई और पाई से 2 पाई, ये था D2 का करंट, राइट। और इससे कॉम्प्लीमेंट्री था D4 का, क्योंकि देन अगेन दोनों में से एक को सप्लाई करना था, एक ऊपर से एक नीचे से। अब बेटा देखो यहां पे अगर आपसे मैं ये पूछ लेता कि सर मुझे बता दो IT एवरेज, यही होता ID एवरेज I0, एक साइकिल में पाई के लिए फ्लो करता है करंट, तो I0/2। अगर मैं पूछता IT RMS इज इक्वल टू ID RMS, I0 √पाई/2 पाई, I0/√2। ठीक है, चलो क्लियर हुआ ना ये। बाकी वेवफॉर्म देखो एग्जैक्टली सेम आएंगी। विनय तुम ये बताओ तुम्हें क्लियर हुआ या नहीं हुआ। I0 बेटा I0 उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है विनय, I0 नहीं रिवर्स होता मेरे बच्चे। I0 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 एक ही डायरेक्शन में, I0 कांस्टेंट है। आपका जो IS है वो रिवर्स हुआ है। जब सप्लाई की वोल्टेज रिवर्स होगी तो आपके करंट की डायरेक्शन सप्लाई की रिवर्स होगी, ताकि सप्लाई अभी भी लोड को पावर डिलीवर करे। अगर सिर्फ वोल्टेज रिवर्स हो गई, करंट सेम रह गया, देन पावर विल स्टार्ट टू फ्लो इन द रिवर्स डायरेक्शन। यही तो हम देख रहे हैं यहां पे। चलो अब बच्चों एसिमेट्रिकल में आ जाओ। आपको देखते ही सर्किट समझ आ रहा होगा। एसिमेट्रिकल में एक लेग के अंदर दोनों थायरिस्टर हैं और दूसरी लेग के अंदर दोनों डायोड हैं। तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, इन वन लेग ओनली SCRs are present, while in other leg
while in other leg only diodes are present. ठीक है, only diodes are present. तो therefore asymmetrical. Configuration, asymmetrical configuration. अब asymmetrical तो चलो हमें समझ आ गया बेटा, फिर से हम कंडक्शन की बात कर लेते हैं मेरे बच्चों। पहले मैं बोलता हूं T1 और D2 ये फॉरवर्ड बायस कहां होते हैं, देखते चलो, वापस से एनालिसिस कर रहे हैं। और T3 एंड D4 ये फॉरवर्ड बायस कहां पे होते हैं, पाई से लेके 2 पाई में। अब बेटा डायोड D3 और T4, सॉरी डायोड तो बेचारा मासूम है, वो क्या जाने। तो अब मैं क्या कहता हूं, T1 comes into conduction, जाएगा कब, ये बात की बात है, ये कंडक्शन में आ जाता है एट अल्फा। T3 comes into conduction at पाई प्लस अल्फा। अब देखते चलना बेटा, अब यहां पे भी आप हमेशा ध्यान रखें कि ड्यू टू हाईली इंडक्टिव लोड one device from upper group, one device from upper group and one from lower group, and one from lower group must always be conducting, must always be conducting. ठीक है, ये ऐसा होना ही चाहिए। हाँ तो कर तो दिया मैंने D3 T4, चल इतना क्लियर हो गया ना हमको। अब मैं बेटा आगे की बात करता हूं। सबसे पहले अल्फा से पाई, यहां तो कोई शक है ही नहीं आपको, ठीक है। अल्फा से T1 आ गया था, अल्फा से T1 आ गया था और D2 तो था ही 0 से पाई में अवेलेबल। तो यहां पे बेटा Vs, Is, V0 और I0 ये होगा। तो V0 विल बिकम Vs, Is विल बिकम I0। सिंपल है, पिछले वाला ही है, एग्जैक्टली पिछले वाला ही है बेटा। मैं हाईली इंडक्टिव लोड ले रहा हूं, कन्वर्टर से फर्क नहीं पड़ता। अगर लोड का इंडक्टेंस बहुत ज्यादा हाई है तो कंडक्शन कॉन्टिन्यूअस बनेगा। कन्वर्टर फुली कंट्रोल्ड, सेमी कंट्रोल्ड, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, सब कुछ भी ले लो, SUS, SBS, SCS। हाँ, क्योंकि उस पर क्वेश्चन मैंने नहीं देखा गेट और ESE में। अब ये थोड़ी है पूरी PS भीमरा पढ़ाने बैठा हूं बेटा तुम्हें, क्यों भाई? अगर ऐसे मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाने लग गया ना, किताब में जितना लिखा है सब कुछ करा दूं, तो हो गया तुम्हारा बेड़ा गर्क, फिर ना याद रहती पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। चलो आ जाओ। अब बेटा देखो अब क्या होगा, पाई से पाई प्लस अल्फा। आपको ये पता है पाई होते ही D3 आ जाएगा। D3 जैसे ही ऑन हो गया T1 बंद हो गया, क्योंकि एक ग्रुप में से एक ही कंडक्ट करेगा। D3 जैसे ही ऑन हो गया वो तुरंत T1 को बंद कर देगा। मैं क्या कह रहा हूं, एट ओमेगा T इक्वल टू पाई D3 becomes forward bias. It reverse biases T1, तो T1 turns off, but
until T4 comes into conduction, जब तक नीचे वाली दूसरी डिवाइस कंडक्शन में ना आ जाए, D2 कंडक्ट्स, तब तक D2 कंडक्ट करेगा भाई। समझ गए? ऊपर से देखो यहां पे D3 ऑन होते ही T1 बंद हो गया, लेकिन इधर से जब तक T4 ऑन नहीं होगा जब तक D2 कंडक्ट करता रहेगा। तो अब की बार कौन कंडक्ट कर रहा है? D3 और D2। तो I0 ऐसे फ्लो करता रहेगा, IS हो जाएगा 0, V0 हो जाएगा 0। करेक्ट। अब पाई प्लस अल्फा पे T4 आ जाएगा बेटा, पाई प्लस अल्फा पे T4 आ जाएगा। T4 अगर आ गया तो आप पोलैरिटी बदल देते हो ना, -VS, ठीक है। और चलो ऐसे ही ले लो -IS, ये I0 और ये V0, ठीक है। तो -VS और -IS ये हो गया, ठीक है। अब 2 पाई के बाद, 2 पाई के बाद, या ये कह दो 0 के बाद, 0 के बाद 2 पाई माने 0 ही होता है ना, 360 माने 0। 2 पाई के बाद तुरंत D2 ऑन हो गया, D2 के ऑन होते ही T4 हो गया रिवर्स बायस, T4 हो गया रिवर्स बायस, ठीक है। तो बेटा यहां पे क्या हुआ? As soon as D2 gets forward bias, T4 gets reverse bias। आशुतोष बेटा मैं मल्टीपल टाइम बता चुका, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिवाइस ऑफ जो होती है वो करंट के अनुसार होती है, कभी भी वोल्टेज के हिसाब से नहीं, कभी भी वोल्टेज के हिसाब से नहीं। सही तो लिखा है, as soon as D2 gets forward bias, T4 gets reverse bias and D3 conducts until T1 comes into conduction। बेटा वो एनालॉग वाले माइंडसेट से निकलो कि पाई के बाद नेगेटिव हाफ साइकिल तो ऑफ, यहां इंडक्टर है, ठीक है, यहां इंडक्टर है। तो यहां पे अगर इंडक्टर है वो कह रहा है मुझे करंट चाहिए, तो कंडक्ट करना पड़ेगा, अच्छा लगे या बुरा लगे। तो यहां पे देखो IS फिर से 0 हो गया, I0 ऐसे फ्री व्हील करेगा और V0 भी हो जाएगा 0, ठीक है। हाँ T4 आएगा यहां पे, ठीक है। चलो क्लियर हुआ भाई? ये वर्किंग बताओ जल्दी से, क्लियर हुआ? हमेशा ध्यान रखो जब लोड के अंदर इंडक्टर है तो इंडक्टर के करंट के अनुसार डिवाइसेस को चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑन होना आपके हाथ में, लेकिन ऑफ होगा करंट के हिसाब से। ऑन भले ही आप कंट्रोल कर सकते हो कि आप फायरिंग पल्स कब दोगे, लेकिन ऑफ होगा हमेशा करंट के हिसाब से, ठीक है। तो अब यहां पे हमने क्या क्या देखा बेटा? 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा कह दो, या 0 से अल्फा, D3 और D2 ऑन थे जिस कारण से V0 0 था और IS भी 0 था। अल्फा से पाई आपका यहां पे T1 और D2 ऑन था, इससे V0 आ गया था VS और IS आ गया था I0। पाई से पाई प्लस अल्फा, यहां पे आपका कौन कौन ऑन हो गया था वापस से? D3 D2, जिससे V0 आ गया था 0 और IS भी आ गया था 0। फिर पाई प्लस अल्फा से 2 पाई, T4 और D3 ऑन थे,
जिससे वी नॉट आ गया था माइनस वी एस और आई एस आ गया था माइनस आई नॉट। ठीक है, अब यहां पे बेटा, यहां पे क्या हुआ, थायरिस्टर का अगर एंगल देखो, पहले उसके लिए ना सब डिवाइसेस का कंडक्शन लिखो। देखो T1 का जो कंडक्शन है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे सिर्फ अल्फा से पाई में है। T4 का जो है सिर्फ पाई प्लस अल्फा से 2 पाई में है। D2 का 0 से पाई प्लस अल्फा तक चलता जा रहा है और D3 का पाई से 2 पाई प्लस अल्फा तक चलता जा रहा है, जिस कारण से थायरिस्टर का कंडक्शन एंगल है पाई माइनस अल्फा और डायोड का है पाई प्लस अल्फा। तो यहां पे जब दोनों के कंडक्शन एंगल अलग अलग हैं, इसीलिए भी इसको कह सकते हो एसिमेट्रिकल। कंडक्शन एंगल दोनों के अलग अलग हैं। ठीक है, हाँ, V0 माने लोड शॉर्ट सर्किट हो गया ना शिवम। V0 0 का मतलब है लोड गेट शॉर्टेड। ठीक है, अब यहां पे भी बेटा मैं आपको करंट की वेवफॉर्म बनवा देता हूं, जितने भी करंट्स हैं हमारे। ठीक है, तो एक अच्छा आइडिया हो जाएगा आपको। चारों डिवाइसेस का करंट बना लेते हैं। IT1, IT4, ID2, ID3। तो ये हमने 0 पाई वाली लाइंस खींच ली हैं। अब मैं अल्फा ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, अब बेटा यहां पे क्या है, ये जो T1 है ये अल्फा से स्टार्ट होके पाई तक कंटिन्यू कर रहा है और करंट तो कांस्टेंट है ना सर्किट में, I0। फिर पाई प्लस अल्फा से स्टार्ट करके 2 पाई प्लस अल्फा से 3 पाई तक कंटिन्यू करेगा। दूसरा थायरिस्टर जो है वो पाई प्लस अल्फा से 2 पाई तक ले जाता है। डायोड D2 जो है ना 0 से शुरू होके पाई प्लस अल्फा, फिर यहां पे भी 2 पाई से शुरू होके आगे तक जाएगा। और ये जो है ये पाई से शुरू होके 2 पाई प्लस अल्फा, इधर भी और इधर से भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये करंट्स बन रहे हैं आपके। अब यहां पे बेटा I0, I0, I0। अब अगर मेरे को इनके कंडक्शन एंगल पता हैं तो IT एवरेज होगा I0 पाई माइनस अल्फा बाय 2 पाई। ये रटने की जरूरत नहीं है आपको, अगर कंडक्शन एंगल पता है बच्चों तो आप ये सारे करंट निकाल सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। बस आपको ये समझ आना चाहिए कि भाई एसिमेट्रिकल में क्या होता है कंडक्शन एंगल और सिमेट्रिकल में क्या होता है। सिमेट्रिकल में दोनों का पाई होता है, इधर एक का पाई माइनस अल्फा तो एक का पाई प्लस अल्फा। ऐसे क्वेश्चन ना 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं। ये जो RMS वगैरह है ना करंट का, ये सब 1 नंबर में ऐसे ही पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? आज की यहां बीटा की बात ही नहीं होगी बेटा, कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन है। कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन क्यों है? हाईली इंडक्टिव लोड है, तो बीटा की बात क्यों होगी? चलो, अब इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं वेव फॉर्म पे, हम आ जाते हैं कंप्लीट वेव फॉर्म पे।
ठीक है, अब मैं यहां पे सारी वेवफॉर्म बनाऊंगा जो कॉमन थी। ये Vs, ये V0, I0, Is। ठीक है, और देखो यही तो बात है, तुम लोगों में सब्र नहीं है। सब्र हो तो मैं सारी चीजें बनवाऊंगा। अभी तक इतनी वेवफॉर्म बनवाई हैं तो काहे छोड़ेंगे। एनालिसिस तो पूरा ही करेंगे ना बेटा। चलो ये बन गई। अब ये Vs की मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ये Vs की मिनिमम वैल्यू, ये V0 की मैक्सिमम, ये V0 की मिनिमम, ये हमारा I0 हो जाएगा। चलो, और ये हमारा Is हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहां पे ना अपन बना लेते हैं पहले Vs और माइनस Vs का ग्राफ। ठीक है, ये आ गया Vs। ठीक है, ये आ गया माइनस Vs। ठीक है, ये आ गया Vs और ये आ गया माइनस Vs। अब यहां पे इसमें क्या दिक्कत आ रही है, सर्किट टर्न ऑफ टाइम। किसी भी थायरिस्टर का निकाल लो, जैसे T1 का निकाल लो, तो बेटा ये पाई पे बंद हो गया था, अगली फॉरवर्ड बायसिंग 2 पाई पे आएगी। ये लो जी, थायरिस्टर का ही आता है सर्किट टर्न ऑफ टाइम, ये ध्यान रखना। ये मत सोच लेना कि डायोड का भी निकाल दोगे। ऐसे इधर आ जाओ, इधर थायरिस्टर कहां बंद हुआ था बेटा, इधर थायरिस्टर देखो पाई प्लस अल्फा पे बंद हुआ था, तो यहां से सर्किट टर्न ऑफ टाइम निकालोगे, 2 पाई पे फॉरवर्ड बायसिंग आती है, पाई प्लस अल्फा पे बंद हुआ था, खत्म। ठीक है, ये लो सर्किट टर्न ऑफ टाइम। एक में पाई पे बंद हुआ है तो 2 पाई माइनस पाई, और एक में पाई प्लस अल्फा पे बंद हुआ है तो 2 पाई माइनस पाई प्लस अल्फा। ठीक है, अब बेटा जब मैं पूरा कोर्स पढ़ा रहा हूं तो तुम मैराथन का अचार डालोगे क्यों भाई? पूरा कोर्स डिटेल में करा रहा हूं। अब यह है कि इसी चीज को दोहराऊं और फटाफट दोहराऊं। तुम एक काम करो, लेक्चर्स को 2x पे प्ले करके देख लो, डिमांड्स कभी खत्म नहीं हो सकती, है ना। अब देखो अल्फा बना लेते हैं। अब देखो अल्फा से पाई तक हमें समझ आया था V0 इज Vs, पाई से पाई प्लस अल्फा तक 0 था, फिर अगली साइकिल कंडक्शन की, फिर माइनस Vs, फिर 0 था। तो ये वैसा ही बन गया ना, फ्री व्हीलिंग डायोड कह दो, रेजिस्टिव लोड कह दो, ऐसे ही तो वेवफॉर्म था उनका भी, ऐसा ही तो था। ठीक है, अब यहां पे I0 की अगर बात करें, I0 कैसा आएगा, I0 तो आना है कांस्टेंट। ये लो जी, ये बन गया थोड़ा I0,
और IS की बात करें अगर, तो IS पहले आया I0 अल्फा से पाई तक, फिर पाई से पाई प्लस अल्फा तक फ्री व्हीलिंग कर रहा था करंट, तो सोर्स का करंट 0, फिर माइनस I0, फिर करंट फ्री व्हीलिंग करने लगेगा, फिर 0, फिर प्लस I0, तो ये आ गया क्वाजी स्क्वायर वेव। करेक्ट। क्वाजी स्क्वायर वेव बन जाएगी IS में। ये बात क्लियर हो गई भाई, ये बात क्लियर हो गई। बिल्कुल डिसकंटीन्यूअस कंडक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा, क्यों नहीं होगा इंपॉर्टेंट? तुम लोग सीखने में क्यों नहीं विश्वास रखते? जो चीज टफ लगती है तुरंत ऐसा क्यों सोच लेते हो, ये तो पूछेंगे ही नहीं, है भाई? जब तुम लोग कुछ चीज सीख सकते हो और उसमें बाकी लोगों से आगे निकल सकते हो, तो पहले ही ऐसा क्यों सोच लेते हो कि तुम्हारे बस की नहीं है? चलो आशुतोष, फिर आज का लेक्चर खत्म करके पहले बार्क के बारे में बात कर लें क्या बेटा? तुम लोग कतई नादान हो या तो बेवकूफ हो। जो चीज पढ़ाई जा रही है उससे मतलब नहीं है, उसके अलावा की सारी बातें करो, है ना? चलो यहां तक हमें क्लियर हुआ। अब V0 एवरेज तुम लोग जो हो ना सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में चलते हो कि क्वालिटी एजुकेशन मिले तो टीचर को डिस्ट्रैक्ट करते रहो कि भाई मुफ्त में क्यों दे रहा है ना? मास्टर का काम है पैसे लेके पढ़ाना, तो मुफ्त में काहे पढ़ाए? ये देखो ये आ गया भैया एवरेज वोल्टेज, यही आर लोड के लिए निकला था। RMS भी निकाल लो। देखो मेरा तो क्या ही जाता है, सोचने वाली बात है। मैं तो सारे टाइम तुमसे गप्पों में निकाल दूं, हर सेशन को आस्क मी एनीथिंग बना दूं, तुम्हारा ही सिलेबस रुका रहेगा। फिर बाद में कहोगे सर इतने महीने हो गए सिलेबस ही नहीं खत्म हो रहा। कैसे होगा भाई? तुम होने ही नहीं देना चाहते हो। साइन स्क्वायर होगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन पाई माइनस अल्फा कॉस 2 ओमेगा टी का आ जाएगा हाफ साइन 2 अल्फा। ये हो गया जी I0 एवरेज, V0 एवरेज बाय R। ठीक है, V0 एवरेज बाई R। ठीक है रवि बेटा, आज रात को 9 बजे स्पेशल क्लास है, वहां मशीन्स के बारे में बात करूंगा। सब लोग आ जाना कि मशीन का सिलेबस कैसे कवर होगा, क्या पढ़ाऊंगा, कब पढ़ाऊंगा, सब बताऊंगा। ठीक है, आज रात 9 बजे। अब ये यहां तक हमें क्लियर हो गया। अब बेटा इसके बाद मैं क्या कहता हूं, ISRMS सोर्स का RMS करंट, ये I0 सोर्स के अंदर ना अल्फा से पाई तक की वेवफॉर्म है इन अ इंटरवल ऑफ पाई। देखो जैसे दिखाता हूं, ये इंटरवल है पाई का, पाई के अंदर यहां ग्राफ है अल्फा से पाई तक। तो यानी IS जो है ना वो अल्फा से पाई तक एग्जिस्ट कर रहा है आउट ऑफ अ टोटल ड्यूरेशन 2 पाई ऑफ पाई। पाई प्लस अल्फा से 2 पाई इंटीग्रेशन इज एलिमिनेटेड। कर लो बेटा, इसका पीरियड तो पाई ही है वेवफॉर्म का। भगवान मुझे बचाए ऐसे बच्चों से। ये नहीं नजर आ रहा विनय तुम्हें? क्यों भाई बताओ बेटा? प्लस के अंदर डिस्कशन ज्यादा होता है, मजा ज्यादा आता है पढ़ाने में, क्वेश्चंस का काउंट ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी नेक्स्ट लेवल पे बनती है। ठीक है, यहां पे थ्योरी बहुत अच्छे से समझ आ जाती है, लेकिन यूट्यूब वाला बच्चा क्वेश्चन करने में ज्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं है। अब देखो IS की फोरियर सीरीज बेटा मैंने आपको लिखवा रखी थी।
अगर आप लोगों को याद हो मेरे बच्चों, मैंने फोरियर सीरीज आपको लिखवा रखी है इसकी। लेक्चर नंबर 1 में अगर देखोगे ना इस सीरीज के, ठीक है, ये फोरियर सीरीज मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 के अंदर लिखवा रखी है। ठीक है, अब यहां पे बेटा अगर आप इसका फंडामेंटल ले लो, अगर आप इसका फंडामेंटल कंपोनेंट ले लो तो क्या आएगा, 4i0/पाई कॉस अल्फा बाय 2 साइन ओमेगा नॉट टी माइनस अल्फा बाय 2, ये आया। और सोर्स की वोल्टेज तो है बेटा Vm साइन ओमेगा नॉट टी, उसमें तो बस फंडामेंटल ही है ना। अब देख रहे हो दोनों का डिस्प्लेसमेंट मिल गया, दोनों के बीच का शिफ्ट मिल गया। फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर कितना आ गया, फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर FDF इज कॉस अल्फा बाय 2, कॉस अल्फा बाय 2। ठीक है, हाँ मतलब ये समझ आना चाहिए कि कहां रुकेगा कंडक्शन, बाकी तो कर ही लोगे बेटा। टेस्ला बैच में अवेलेबल तो हैं, वो अजय सर ने लिए हैं शुरू में। ठीक है, अब इसके बाद यहां से आया फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर IS1 RMS फोर I0/π√2 कॉस अल्फा बाय 2, 2√2/π I0 कॉस अल्फा बाय 2, ये हो गया। ठीक है, अब यहां पे G ये होगा IS1 RMS बाय IS RMS, फंडामेंटल RMS ओवर टोटल RMS। दोनों को अगर डिवाइड कर दो I0 तो कट ही जाना है, टू रूट टू, इसको इससे डिवाइड करेंगे अगर पाई माइनस अल्फा कॉस अल्फा बाय 2। ठीक है, THD √1/g² -1। तो अब ये अल्फा का फंक्शन आएगा, ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, नहीं बेटा सेम ही प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, अलग प्लेलिस्ट तो नहीं है। तो आपको यहां पे फॉर्मूले कौन कौन से याद करने होते हैं बेटा, एक तो ये, ठीक है, एक आपका ये FDF, एक आपका ये, ठीक है, और एक आपका 4 फॉर्मूले। ये 4 फॉर्मूले आपको याद करने होते हैं फॉर द केस ऑफ सेमी कन्वर्टर। और पता है जो आपका फुल कन्वर्टर, मैंने एक याद है कराया था, फुल कन्वर्टर में फ्री व्हीलिंग डायोड लगा था, वो भी सेमी कन्वर्टर की तरह ही काम करेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ, ये बात क्लियर हो गया भाई। बेटा 2 पाई ले लो, जब स्क्वायर करोगे तो पाई आ जाएगा पीरियड। ठीक है, स्क्वायर करोगे मणिपाल तो ये -I0 का स्क्वायर भी तो I0 आएगा, RMS के टाइम पे तो स्क्वायर करोगे ना,
स्क्वायर करने पे इसका पीरियड बन जाएगा पाई, सिंपल है। ठीक है, चल अब यहां से ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो बेटा। अ सिंगल फेज हाफ कंट्रोल्ड कन्वर्टर इज शोन इन द फिगर फीडिंग पावर टू अ हाईली इंडक्टिव लोड, firing angle 60 degree. If the firing pulses are suddenly removed, the steady state waveform will become. फायरिंग पल्सेस अगर सडनली हटा दी जाएं तो वेवफॉर्म कैसी बनेगी? जल्दी बताओ, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों। क्या आएगा? इलेक्ट्रिक्स कह रहे हैं ए, बाकी लोग बताओ। कुमार कह रहे हैं सी, सबका सी आ रहा है। चलो देखो बेटा, ये जो D2 है ये तो आप मानते हो 0 से पाई तक कंडक्ट करेगा, पॉजिटिव साइकिल वाला है ये डिवाइस। ध्यान से सुनना इसका कॉन्सेप्ट, D4 नेगेटिव साइकिल कंडक्ट करेगा, यानी कि पाई से 2 पाई। ना हाईली इंडक्टिव लोड है बेटा, तो I0 इज कांस्टेंट, करेक्ट। मैं कहता हूं सपोज T1 इज ऑन व्हेन फायरिंग पल्सेस आर रिमूव्ड। जिस समय पे फायरिंग पल्सेस रिमूव की गई हैं उस समय पे T1 आपका ऑन था, उस समय पे T1 आपका ऑन था। अब बेटा यहां पे जब फायरिंग पल्सेस आप रिमूव कर दोगे तो T3 कभी भी ऑन नहीं हो पाएगा। चलो पहले इस पे ध्यान दो बेटा, अगर आप फायरिंग पल्सेस रिमूव कर दोगे तो आपका क्या है, T3 कभी भी ऑन नहीं हो पाएगा, T3 कैन नेवर टर्न ऑन। अगर बेटा T3 कभी ऑन ही नहीं हो पाएगा, T3 अगर कभी ऑन ही नहीं हो पाएगा तो क्या होगा बताओ? T3 अगर कभी ऑन ही नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? तो T1 कंडक्ट्स फॉरएवर या ऑलवेज, T1 कंडक्ट्स ऑलवेज। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर हो गई। T1 हमेशा कंडक्ट करेगा, T1 कभी बंद ही नहीं होगा। तो आंसर आएगा ए। कैसे? देखो जब यहां पे T1 D2 ऑन होंगे तो V0 विल बी Vs 0 से पाई तक। फिर जब T1 और D4 ऑन होंगे तब 0 पाई से 2 पाई तक। तो ये बनेगा। फायरिंग पल्सेस रिमूव करने के मतलब क्या हुआ? फायरिंग पल्सेस रिमूव करने का मतलब ये हुआ कि कभी भी T3 कंडक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके गेट पे आप पल्स ही नहीं लगा रहे। तो T1 को ही चालू रहना पड़ेगा क्योंकि I0 कांस्टेंट का मतलब क्या है? एक ऊपर से कंडक्ट करेगा और एक नीचे से कंडक्ट करेगा। ठीक है विनय, आंसर यही आता बेटा। हो सकता है उस समय पे T3 ऑन होता, हो सकता है उस समय पे T3 ऑन होता तो फिर एक साइकिल में T3 और D4 कंडक्ट करते तो माइनस Vs आता, वो भी ऊपर बनता। फिर आधी साइकिल में T3 D2 तब भी 0 आता, तो ऊपर फिर 0, ऊपर फिर 0 ऐसे आता। बात तब भी बराबर पड़ती। अमृतांश बेटा, जब आपने फायरिंग पल्स हटाई दी तो अल्फा का करोगे क्या? समझे? रवि, आपको स्टेडी स्टेट में बताना है बेटा, शुरुआत से वेवफॉर्म नहीं बनानी। एक बार फायरिंग पल्स हटा दोगे तब क्या होगा तब बताना है। ये थोड़ी पहली साइकिल में क्या हुआ होगा, ठीक है, पहली साइकिल में क्या हुआ होगा स्टेडी स्टेट में। ठीक है, इसीलिए इसने बोला भी है स्टेडी स्टेट वोल्टेज, इसका मतलब है
आफ्टर लॉन्ग टाइम, इसका क्या मतलब है? आफ्टर लॉन्ग टाइम, पल्स हटाए हुए जब बहुत देर हो गई तब बताओ क्या होगा। ठीक है, चलो क्लियर हुआ? अरे फर्स्ट थोड़ी ना देखोगे बंधु, ये लिखा तो है आफ्टर लॉन्ग टाइम। मकाया एंटनी, बताओ। चलो आगे चलें, अगला बताओ भाई। इन अ वन फेज ब्रिज नेटवर्क वन ऑफ द थायरिस्टर इज ओपन सर्किटेड, व्हाट इज द एवरेज आउटपुट वोल्टेज एज्यूमिंग रेजिस्टिव लोड? अरे साकेत सर का देख लो भाई, कम्युनिकेशन पड़ा हुआ है इलेक्ट्रिकल के लिए, इसी चैनल पे स्पैमिंग ना किया करो। विनय बेटा मैंने अभी तुम्हारा जवाब दिया, मेरे बच्चे कभी कभी मन करता तुझको उठा के फेंक दूं। मैंने अभी क्या जवाब दिया? मैंने बोला अगर T3 ऑन होता, T3 ऑन होता तो फिर ऐसे चलता T3 और उसके नीचे वाला डायोड आधी साइकिल में, T3 और अपोजिट वाला डायोड आधी साइकिल में। तब क्या होता? तब क्या होता? तब जब अपोजिट वाले कंडक्ट करते तो ऐसे पॉजिटिव पल्स आती, जब एक ही ग्रुप वाले करते तो जीरो आता, तब भी तो वेवफॉर्म यही बनती, वेवफॉर्म यही तो बनती तब भी। आप T3 को ऑन मान लो बेटा, क्या फर्क पड़ता? क्या आ रहा है? सी आ रहा है? देखो अगर आर लोड है तो मैं कहता हूं T1 T2 कहां से कहां तक कंडक्ट करेंगे? अल्फा से पाई। T3 T4 आप सोचोगे पाई प्लस अल्फा से 2 पाई, बट नो, क्योंकि 1 SCR इज ओपन। मैंने मान लिया T3 ओपन है भाई, कोई एक SCR ओपन है ना, मैंने मान लिया T3 ओपन है, तो T3 T4 का तो नंबर ही नहीं आएगा। तो अब आप V0 क्या निकालोगे? साइकिल तो 2 पाई की हो गई ना, हाफ वेव रेक्टिफायर जैसा हो गया, क्योंकि नेगेटिव साइकिल का कंडक्शन बना ही नहीं, नेगेटिव साइकिल का बेटा कंडक्शन ही नहीं बना। पॉजिटिव साइकिल में T1 T2 ने कंडक्ट किया, नेगेटिव साइकिल में T3 T4 आते, तब तक तो कांड हो गया, एक ओपन हो गया, तो 1 प्लस कॉस अल्फा, सी। बहुत सही। चलो अगला जल्दी से बताओ। A 230 volt single phase full converter is feeding a RLE load. If average load current is 5 ampere, then firing angle delay is बताओ भाई जल्दी से। आपको एवरेज लोड करंट दे रखा है बेटा 5 एम्पियर, आपने ये बताना है फायरिंग एंगल डिले कितना होगा। हाँ बेटा 1 थायरिस्टर 3 डायोड वाला भी सवाल होता है, कराऊंगा। क्या आ रहा है? 30 आ रहा है। देखो जब तक बेटा बीटा ना दे तो आप क्या मानोगे? एज्यूम कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन, कॉन्टिन्यूअस मानोगे तो यहां पे V0 कॉन्टिन्यूअस वाला ही आ जाएगा, 2Vm/पाई कॉस अल्फा, और KVL के हिसाब से हो जाएगा E प्लस I0 R। सेवेंटी प्लस 5 इंटू 15 कितना आ रहा है यहां से अल्फा बताओ? और किसी का आया?
45.554। ठीक है, ये आ गया। ये क्लियर है? चलो, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क की तरह दे रहा हूं। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे भाई। ठीक है, तो आप लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में देने वाले हैं इस क्वेश्चन का, और कल मुझे याद दिलाना, तो कल हम लोग इस क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। ठीक है, और कल ही आपका फुल वेव रेक्टिफायर खत्म हो जाएगा। परसों डीपीपी करके यानी वेंसडे को, थर्सडे से वी विल स्टार्ट 3 फेज। ठीक है, चलो तो बेटा देखो, मेरी स्पेशल क्लासेस यहां पे बनी हुई है। आज रात को मैं मशीन के कोर्स का फुल इंट्रोडक्शन देने वाला हूं रात को 9 बजे, तो आपको लिंक यहां पे मिल जाएगा। अपकमिंग में जाकर के जरूर अटेंड कीजिए आज की क्लास। और कल फिर से मैं नेटवर्क के बेसिक कवर करूंगा फॉर मशीन्स कोर्स। और बेटा इस बार कॉम्बैट होगी 18 तारीख को, तो 18 तारीख को कॉम्बैट में सभी बच्चे हिस्सा लें। और मैं आपको बता दूं, कंट्रोल सिस्टम के बाद अब सिग्नल्स आ गया है, सिग्नल्स आ गया है विष्णु सर का। ठीक है, तो आप लोग विष्णु सर का सिग्नल्स भी अटेंड कर सकते हो 14 तारीख से। और मेरा मशीन का कोर्स आ रहा है परसों से, तो वो ज्वाइन कर लेना। यहां पे 170 आवर्स का कंटेंट है, डेली असाइनमेंट मिलेगा, वीकली क्विज होगी और सारे डाउट्स भी आंसर किए जाएंगे। अदर देन दिस बेटा, आपके कहने से हमने फी हाइक को डिले कर दिया है, इसीलिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। 1 ईयर की फीस है अभी 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 ईयर 39,600। 2 ईयर्स के लिए जाना, पर मंथ फीस मिनिमम है। आइकॉनिक फॉर 1 ईयर 45,225, 2 ईयर 66,600। 2 ईयर्स पे बेटा आप एजुकेशन लोन की फैसिलिटी भी ले सकते हो अनअकैडमी से, या इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो। और ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, इसे फॉलो कर लेना, यहां मैसेज भी कर सकते हो। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, जहां पे अभी आपको इमीडिएटली नोट्स मिलने वाले हैं। और अगर हमारी वीडियो में कुछ डिफेमेटरी कंटेंट, कुछ रॉन्ग कंटेंट आपको लगता है जो नहीं होना चाहिए, देन यू कैन रिपोर्ट यूजिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। और आपका रिपोर्ट अगर सही निकला, यू विल बी सुटेबली रिवॉर्डेड। सो थैंक यू एवरीबॉडी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और कमेंट करें आपका आंसर आज के क्वेश्चन के लिए, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी हमें जरूर बताएं। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस। बाकी आज आपके लिए लर्न इंजीनियरिंग और मशीन एक्सप्रेस की वीडियोस भी आएंगी रात को, वो भी देखना। थैंक यू एवरीबॉडी।